हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं वरदान क्लासेस और ये मेरा वरदान क्लासेस का जो है सामान्य ज्ञान किसका जो है आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। पीडीएफ जो है बुक है किसका, लुसेंट का सामान्य ज्ञान, जिसमें सभी प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्नों में पूछे जाने वाले प्रश्न इसी बुक से आता है। आज भी सबसे अधिक स्टूडेंट का लोकप्रिय बुक यही है, लुसेंट सामान्य। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है सब में इसी बुक से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम इस बुक का क्या करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो बना कर अध्ययन करेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आप देख लीजिए बुक जो है सामान्य ज्ञान का है, जीके का। हम इसके प्रश्नों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलते हैं। पहला शुरू में जो है देखिए, सबसे पहले विषय सूची में जो है इतिहास है। क्या है, विषय सूची में इतिहास है जो पेज नंबर 1 से लेकर के 102 तक है। इसको हम क्या करेंगे, एक एक घंटा का वीडियो बनाकर जहाँ तक हो सके हम पूरे भी अंत तक हम इसका अध्ययन करेंगे। अब शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ा सा आपको दिखने में अगर दिक्कत हो सकता है, हम छोटा कर देते हैं। इतिहास क्या कह रहा है, भारत प्राचीन भारतीयों के स्रोत है। क्या है, भारत प्राचीन, एक सेकंड, प्राचीन भारत के बारे में अध्ययन करेंगे तो क्या है, प्राचीन भारत जो है इतिहास का स्रोत है। प्राचीन भारत किसका स्रोत है, तो इतिहास का स्रोत है। प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, मगध का राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के नव यवन राज, कुषाण, फिर क्या हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य, पुष्यभूत वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, सीमावर्ती राजवंश का अभ्युदय, ये सब किस में होगा, तो हम पढ़ेंगे इसके प्राचीन भारत में। फिर आ जाते हैं मध्य भारत। मध्य भारत में क्या पढ़ना है, भारत का अरबों पर आक्रमण, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत जो होता है सल्तनत काल। फिर होता है विजयनगर साम्राज्य, बहुमती राज्य, स्वतंत्र भारतीय प्रांतीय राज्य, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ये मुगल शासन व्यवस्था और मराठों का उत्कर्ष। ये सब हम किस में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे जो है मध्यकालीन। अब आप आ जाते हैं आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में क्या पढ़ेंगे, तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट, फिर भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, भारत का पर अंग्रेजों का क्या आधिपत्य, अंग्रेजों का मैसूर से संबंध, सिख एवं अंग्रेज कंपनी का अधीनस्थ गवर्नर जनरल, 1857 की महान क्रांति, अंग्रेजों के शासन के दौरान हुई महत्वपूर्ण विद्रोह, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष। फिर पढ़ेंगे क्या चीज़, महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर उसके बाद क्या है, संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के से संबंधित तथ्य, भारत के महान शहीद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ये सारे के हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे विश्व का इतिहास, उसके बाद पढ़ेंगे, ये सब जो है भूगोल का दे दिया है। फिर देख सकते हैं ये भारत का भूगोल का है। फिर उसके बाद क्या है, भारतीय संविधान हो गया। फिर हो गया अर्थव्यवस्था, फिजिक्स हो गया, भौतिकी। फिर देख सकते हैं कंप्यूटर है, रसायन शास्त्र है, जीव विज्ञान है। ये सारे हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। फिर है विज्ञान प्रौद्योगिकी, विविध प्रश्न, और लास्ट में जो है विविध प्रश्न। फिर अंत में है खेल कूद। तो हम जो है यहाँ से अध्ययन नहीं करेंगे, हम चलते हैं सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो आधुनिक भारत से। कहाँ से करेंगे शुरुआत, आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन हम करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं, जो कि आधुनिक भारत से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम। चलिए देखिए, आ गया है मेरा ये आधुनिक भारत है, यहाँ से हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए लुसेंट का जो बुक है,
क्या है, इसको याद रखने वाला तथ्यात्मक जो है फैक्ट बाय इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, उत्तराधिकारी युद्ध, पहले जो है आधुनिक भारत में उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में पढ़ना। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। उत्तराधिकारी युद्ध में उत्तराधिकार जो होता है, युद्ध करते समय जो है मुगल के सम्राट जो था, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर जो था, उसका साथ कौन दिया था, गुरु गोविंद सिंह दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। इसका अंत में उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह जफर का साथ दिया था। और बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था, याद रखने वाली बात है, मुअज्जम था। क्या लिखा, मुअज्जम था। बहादुर शाह को क्या कहा जाता है, बहादुर शाह को शाह बे खबर के उपनाम से भी पुकारा जाता है। बहादुर शाह को क्या पुकारा जाता है, शाह बे खबर उपनाम। फिर देखिए यहाँ शाह जहांदार शाह अपनी शासन में कौन सा है, लाल कुमारी नाम की बेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। फिर आगे यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हूँ, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। फिर देखिए जहांदार शाह को लपट मूर्ख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लपट मूर्ख। किसको कहा जाता है, जहांदार शाह को लपट मूर्ख कहा जाता है। फिर चलते हैं फर्रुख सियर का मुख्य मुगल का फर्रुख सियर को क्या कहा जाता है, मुगल वंश का घृणित कायर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कायर। देखिए फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है, याद रखने वाले विषय। फिर कह रहा है सुंदर युवती के प्रति अत्यधिक रुझान का कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। देखो मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है, रंगीला बादशाह। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है सुंदर युवती के प्रति उसका क्या था, लगाव था, रुझान था। फिर उसके बाद देखिए रंगीला बादशाह पूछा जाता है किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। फिर तुरानी सेना हैदर बेग ने कब 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खान को हत्या कर दिया था। सैयद देखिए हुसैन अली खान का हत्या कौन किया था, सैयद बेग हैदर बेग ने किया था। कब किया था, 1720 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ भी थोड़ा देख लीजिए, ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है मुगल, क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड देखिए हम यहीं पर थे। बहादुर शाह जो है वो उत्तरकालीन मुगल सम्राट का वो प्रथम शासक कौन था, बहादुर शाह, जो कि 1707 से लेकर के 1712 तक उसने शासन किया। उसके बाद इसके पुत्र आ गया कौन, जहांगीर शाह। ये 1712 से 1713 तक मात्र 1 साल तक शासन किया। उसके बाद आया फर्रुख सियर के बारे में अभी कुछ देर पहले हम बताए हैं। इसका शासनकाल 1713 से 1719 तक है। मोहम्मद शाह को जिसको क्या कहा जाता है, रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। हाँ, ये 1719 से लेकर के 1748 तक शासन किए। उसके बाद देखिए क्या उसके बाद आता है अहमद शाह को 1748 से 1754 तक शासन किया। फिर उसके बाद आ गया आलमगीर द्वितीय, फिर जो कि 1754 से 1759 तक। फिर शाह आलम द्वितीय था 59 से लेकर 1806 तक। फिर अकबर द्वितीय आया जो 1806 से लेकर 1837 तक। फिर आया बहादुर शाह जफर, और यही बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह है। कौन है ये, अंतिम मुगल बादशाह है, जो 1837 से 1857 तक राज किए। और 1857 की क्रांति के बाद इसको गिरफ्तार करके रैंगुर बर्मा भेज दिया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। तो बहादुर शाह जफर जो है यही अंतिम मुगल बादशाह, और इसको बहादुर शाह द्वितीय, क्योंकि प्रथम बहादुर शाह यहाँ हो चुका है, इसलिए इसको बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। चलते हैं इधर देखिए यहाँ क्या है, बहादुर शाह जिसको जफर बोलते हैं, अभी बताएं यहाँ एक सेकंड, ऊपर थोड़ा छूट गया था, पानीपत का युद्ध।
यहाँ तक इसको याद कर लिया। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और संस्थापन कौन है? अवध, जो कि है किसके द्वारा है? सदाहत खान, उसके शासक थे। राज्य है अवध। फिर हैदराबाद, हैदराबाद का क्या था? निजामुल था। फिर जो है रुहेलखंड, जो कि है चीर दाऊद और अली मोहम्मद, उसका शासक था। बंगाल जो है मुर्शिद कुली खान का, उसका शासक था। स्वतंत्र था। कर्नाटक का कौन सा है? सदुल्ला खान। फिर भरतपुर में है चूड़ामन एवं बदन सिंह था। और ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सदात खान को चुरहान उल मोहम्मद की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि दिया था? तो बुरहान लिखा, बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था। सदात खान का असली नाम क्या है? मीर मोहम्मद अमीर था। अब यहाँ तक हम आपको बता दिए। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह कहा जाता है। ये भी बता दिए। हैदर बेग जो क्या था? हुसैन अली खान को 1720 ईस्वी में मृत्यु की घाट उतार दिया। फिर ईरान, जो कि फारस का सम्राट को है नादिर शाह, जो है 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। कब किया? तो ईरान जो है, फारस जो है, जिसको आज फारस बोला जाता है, जो कि ईरान है, जो फारसियों का देश होता था, अभी ईरानी मुसलमान का देश है। ये क्या था? सम्राट जो था कौन था? नादिर शाह, जो 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक जो उस समय था, मोहम्मद शाह। दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। जबकि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये पूछा जाता है। जो है भारत का नेपोलियन, क्या चीज़? नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो गुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलते हैं। तो इसको जो है नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। नादिर शाह जो है लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ क्या था? तख्ते ताउस, क्या चीज था? तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर कहाँ चला गया? फारस चला गया। यही नादिर शाह जो है, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, वही जो था कोहिनूर हीरा लेकर कहाँ चला गया? तो ईरान फारस चला गया। और ये तख्त ताउस क्या था? जिसको कहा जाता है मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन, जिस पर राजा महाराजा बैठा करते थे। और कोहिनूर हीरा जो आज ब्रिटेन में है। कहाँ है? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन की महारानी के जो है मुकुट में लगा हुआ है, लेकिन अब नहीं लगाती, पहले लगा रहता है। इसी को कहा तख्त ताऊ, जो कि सिंहासन होता है। सिंहासन में लेकर भाग गया गधा सब। फिर देखिए क्या है? बैठने वाला सिंहासन क्या होता? सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। किस पर? तो मयूर का जो सिंहासन था, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक बोलेगा तो कौन सा? मोहम्मद शाह था। इसी को हराकर नादिर शाह जो था वहाँ, जो इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, वो ले गया। साथ में कोहिनूर हीरा भी ले गया। इसके बाद इस दूसरा शासक दिल्ली पर आया, कौन सा? उसके बाद जो है मुगल बादशाह में शासक आया शाह आलम द्वितीय। क्या था? शाह आलम, जिसको अली गौहर भी कहा जाता है। शाह आलम द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? अली गौहर। के शासनकाल में। कब? 1803 में। कब? तो 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण किया। कौन किया? अंग्रेज। अंग्रेज ने क्या किया? अंग्रेज पता है 1600 ईस्वी में भारत आया था, जो कि क्या किया था? पहला अपना कंपनी भी स्टार्ट किया था। अब उसने भी आक्रमण किया दिल्ली पर। जो है आक्रमण कब किया? 1803 ईस्वी में। उस समय शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर कहा जाता था, वहाँ का शासक था। तो दिल्ली पर आक्रमण कर कब्जा भी कर लिया। मतलब शाह आलम द्वितीय को हराकर कब्जा भी कर लिया। कौन कर लिया? अंग्रेज ने। कब किया? 1803 ईस्वी में। फिर उसके बाद देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में ही हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में हुआ था। अब पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। तो यही है पानीपत का तृतीय युद्ध।
युद्ध, जो किसके बीच में लड़ा गया था? तो मराठा और शाह आलम, जिसको अब्दाली की सेना द्वारा शाह आलम की सेना के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच युद्ध हुआ था? तब मराठा और मुगल शासक जो था शाह आलम अब्दाली के सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में किसका हुआ? मराठा हार गया और जो है मुगल शासक जीत गया था। उसके बाद देखिए गुलाम कौन सा है? गुलाम कादिर खान, जो कि 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को हत्या कर दिया। इसको क्या किया? शाह आलम द्वितीय को कौन हत्या कर दिया? तो ये जो है गुलाम कादिर खान हत्या कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय जो कहा जाता है, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था। क्या था? ये अंतिम मुगल बादशाह था। इसको याद रखना, कई सारे एग्जाम पूछा जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन सा? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था, जिसको 1857 में, कब? 1857 में हटा दिया गया था। तो देखिए 1857 क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया और उसे रैंगूर, जो आज बर्मा में, भेज दिया गया, जहां उसका मृत्यु कब हो गया? 1862 ईस्वी में उसका मृत्यु हो गया। चलते हैं उसके बाद अहमद शाही अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। कितना बार किया? 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद अब आ जाता है क्या चीज़? भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। भारत में जो यूरोपीय व्यापारी का यहाँ से आगमन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले सब लोग जानते हैं कि भारत में कब, किसमें? तो भारत में कब आया? 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा बंदर कहा था? कालीकट, जो कि मालाबार तट है। पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। और पूर्वी तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। पश्चिमी तट को मालाबार तट कहा जाता है। तो यही मालाबार तट जो केरल के पास में, केरल में है, बंदरगाह पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? तो केरल के पास जो है कालीकट बंदरगाह है, जो कि मालाबार तट के भी नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तट है भारत का, जो कि केरल राज्य, केरल कर्नाटक के बीच में, केरल कर्नाटक के साथ में लगता है, आता है। फिर बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग का खोज किया। ये भारत का खोज नहीं किया था गधा, वास्को डी गामा जो है बहुत सारे बुकों में लिखा हुआ है कि इसका, ये भारत का खोज किया। भारत का खोज करता तो भारत क्या धरती पर पहले नहीं था? धरती पर पहले से था। भारत क्या था? धरती पर ही था। बल्कि ये गधा जो इससे पहले जो है रास्ता भुतला जाने के कारण जो है दूसरे तीसरे लोग जो है वो खुद भुतला जाता था, तो उसको खोज कर लेता था, तो उल्टा वो लिख देता था कि ये भारत का खोज नहीं किया है, बल्कि ये यहाँ पहुँचा, यहाँ से पहले ही भारत उपस्थित था। बस ये अंग्रेज जो है वहाँ पहुँच कर अपने देश कहा दिया, हम भारत को फिर से खोज लिए। क्यों कहा? क्योंकि पहले जो था, किसका? पहले जो था एक कस्तूनिया के मार्ग से होते हुए व्यापार भारत और भारत चीन जैसे देशों से हुआ करता था। लेकिन अरबों ने वहाँ पर, कौन? तो कुस्तुनिया पर अरब, और अब कौन सा? और अब देश ने कब? 1453 ईस्वी में उस रास्ते पर अधिकार कर लिया, जब रास्ता बंद कर दिया। कहने लगा इस रास्ते से जो भी व्यापार होगा उसका टैक्स मांगने लगा था, जिसके कारण व्यापार धीरे धीरे ठप होने लगा, जिसको अंधकार युग के नाम दे दिया गया। उसके बाद फिर से समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए खोज आरंभ हुआ। तो वास्को डी गामा ने क्या किया? समुद्री मार्ग से होते हुए भारत आया, पहुँचा। भारत पहुँचने की रास्ता का खोज किया था। किसका खोज किया था? तब भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग का खोज किया था, और फिर से दोबारा भारत का खोज किया। मतलब क्या? पहले जो रास्ता बंद हो गया था कुस्तुनिया वाले, तो उसके बाद भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का रास्ता किया, और फिर से वो भारत का पहुंच गया, मतलब भारत को खोज लिया, जो हैरान भुतला गया था, जिसको भारत पहुंच नहीं पा रहा था कुस्तुनिया का मार्ग बंद होने के। तो इसलिए भारत को लिख देता है क्या चीज़? जो भारत का खोज किया, क्योंकि वो दोबारा फिर से समुद्री मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा था। कुछ दुनिया का मार्ग बंद होने के बाद कब बंद हुआ था? 1453 ईस्वी में बंद हो गया था। फिर पूछेगा ये भी, भारत और यूरोप पहुंचने वाले रास्ते समुद्री मार्ग का खोज कौन किया? तो ये वास्को डी गामा ने ही खोज किया था। उसके बाद जैसी खोज हो गया तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को
द अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। कब आया था? 1505 ईस्वी में प्रथम जो है पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो यही फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। फिर 1909 ईस्वी में कौन है? अल्फांसो द अल्बुकर भारत का दूसरा वायसराय बन के आया था। भारत में पुर्तगालियों का एक नया वायसराय बन के आया था और पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है यही फ्रांसिस्को। इसको कहा जाता है किसको? तो अल्फांसो द अल्बुकर को भारत का पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जबकि प्रथम वायसराय किसको कहा जाता है? फ्रांसिस्को द अल्मेडा को कहा जाता है। अब अल्बुकर जो क्या किया था 1510 ईस्वी में बीजापुर की, कहाँ पर? बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। यही क्या किया था? युद्ध किया था किसके साथ? यूसुफ आदिल शाह जो गोवा का शासक था। 1510 ईस्वी में गोवा से के शासक जो था इससे लड़ाई किया और इसको जीत लिया था। इस तरह से इसको वहाँ भारत में पुर्तगालियों का क्या होगा? पुर्तगाली जो है यहाँ पर शासन स्थापित, तो वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? अल्फांसो द अल्बुकर को कहा जाता है। और प्रथम वायसराय किसको कहा जाता है? तो ये हो जाता है प्रथम वायसराय, याद रखने वाला है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा को कहा जाता है। फिर चलते हैं आगे। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला था। कहाँ खोला था? कोचिन में खोला था। कोचीन में कहाँ खोला था? कोचीन में। कौन खोला था? पुर्तगाली। कौन सा था? पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? कोचिन में खोला था। फिर चलते हैं आगे अगला पेज की तरफ। फिर देखिए एक सेकेंड, फिर से भाग, देखिए यहाँ तक हो गया था, कोचिंग में खोल लिया था, उससे आगे देखिए यहाँ कह रहा है 1596 ईस्वी में। कब तक? 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन सा? कॉर्नेलियस हडस्टोन था। कौन था? कॉर्नेलियस हडस्टोन क्या लिखा पढ़िए? डस्टमान था सॉरी। कॉर्नेलियस डस्टमान था जो प्रथम कौन सा डच नागरिक था। कब आया था? 1596 ईस्वी में आया था, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? 1759 ईस्वी में अंग्रेज और डच के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ था। कौन सा युद्ध से हुआ था? बेदरा युद्ध में जो हुआ था डच किसके बीच में? डच और अंग्रेज के बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। ये युद्ध होने के बाद डच हार हो गया और भारत से डचों का क्या होने लगा था? पतन होने लगा था, समाप्त होने लगा था। अब ये सब लोग जानते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी कौन था? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम था। तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दे दिया। अधिकार पत्र मतलब क्या? इसको एक अधिकार दे दिया, जो ब्रिटेन का जो भी कोई भी व्यापारी जो होगा वो भारत के साथ, दूसरा ब्रिटेन की कोई भी कंपनी हो जाएगा जो भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता, सिर्फ ब्रिटेन का, ये नहीं कि पूरे विश्व का, सिर्फ ब्रिटेन में जितना भी कंपनी था उसमें से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारतीयों के साथ व्यापार कर सकता है। इसी को ये एक अधिकार दे दिया था, अधिकार पत्र सौंप दिया था। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए दिया था और फिर बाद में बढ़ाकर कर दिया था। देखिए भारत में प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 क्या था? साझेदार थे। कितना साझेदार था? 217 साझेदार थे। और पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। और इस कंपनी का साझेदार कितना था? पार्टनर कितना था? शेयर होल्डर कितना था? तो 217 था। चलते हैं अगला, आगे देखिए। आगे कह रहा हूँ मुगल दरबार में, कब? मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन कौन था? विलियम हॉकिंस था। कौन था? मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम है
कैप्टन कौन था? विलियम हॉकिंस था, और इसी को अंग्रेज खान की उपाधि भी दे दिया था मुगल शासक जहांगीर ने। तो देखिए यहाँ क्या था, मुगल अंग्रेज के दरबार में जाने वाला प्रथम जो है अंग्रेज कैप्टन कौन था? विलियम हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कब आया था? 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? 1609 ईस्वी में। कौन आया था? विलियम हॉकिंस। क्या था? तो अंग्रेज कैप्टन था। किसका राजदूत था? तो ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। फिर चलते हैं आगे, इसको याद कर लीजिएगा। 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस था, जिसको जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि में दिया था। किसका था? ये जो है जेम्स प्रथम का एक राजदूत था। कब आया था? 1609 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 1615 ईस्वी में सम्राट, जो कि अंग्रेज सम्राट था, जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो, किसको? सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल दरबार में जहांगीर के दरबार में फिर से भेजा। पहला था हॉकिंस, विलियम्स हॉकिंस। दूसरा किसको बनाकर भेजा था? सर टॉमस रो को। कब भेजा था? 1615 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अंग्रेज ने प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? सूरत में स्थापित किया। कब किया? 1608 ईस्वी में अंग्रेज ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी जो फैक्ट्री जो होता है स्थापित किया सूरत में। उसके बाद 1611 ईस्वी में क्या था? समुद्री के पूर्वी तट पर, दक्षिण पूर्व तट पर, समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहाँ? मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। देखिए दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कब फैक्ट्री खोला था? 1611 ईस्वी में। कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम में। लेकिन प्रथम बार कहाँ खोला था? तो ये पूछा जाएगा। तो ये जहाँ सूरत में खोला था 1608 ईस्वी में खोला था। लेकिन पूछेगा समुद्री तट पर कहाँ? तो मसूलीपट्टनम में प्रथम बार खोला गया था। उसके बाद 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय, कौन था? चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और यही गधा था पुर्तगाली, जो हमारे भारत के मुंबई जैसे शहर को दहेज में दे दिया चार्ल्स द्वितीय को। देखिए यहाँ है, यहाँ देखिए क्या है, 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ था? तो पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से हुआ होने के कारण चार्ल्स को दहेज में के रूप में बॉम्बे, जो आज मुंबई है, हो रहा कहाँ? तो ब्रिटेन का ये था राजकुमार। और ये जो राजकुमारी कहाँ का था? तो राजकुमारी था पुर्तगाल का। और दहेज कहाँ का दे दिया? तो भारत का मुंबई शहर दे दिया। उसको मार मार के भगा देना चाहिए था उस समय का था सबको। अपना सामान देता कि भारत को दे रहा है दहेज में। फिर देखिए उसके बाद किसको दे दिया? तो बॉम्बे को जो है दहेज के रूप में बॉम्बे को प्राप्त किया, जिससे 10 पाउंड का। अब इसने क्या किया? चार्ल्स द्वितीय ने, जो ब्रिटेन का जो था, इंग्लैंड का राजकुमार था, ये 10 पाउंड, कितना पाउंड? तो 10 पाउंड में बॉम्बे को 10 वार्षिक रूप से 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए के रूप में दे दिया था। थोड़ा सा इधर ही पढ़ लीजिए, ये जानने वाला विषय है। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? भारत आया था 1498 ईस्वी में। उसकी स्थापना किया था पुर्तगाली कब? 1498। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1602 ईस्वी में। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ 1664 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ 1731 ईस्वी में। तो ये क्रम याद कर लीजिए, क्रम पूछा जाता है, ये क्रम जो है पूछा जाता है, तो क्रम याद कर लीजिएगा। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। स्थापना, कंपनी की स्थापना सबसे पहले किसका हुआ? पुर्तगाली का। फिर आया ब्रिटिश का, फिर आया डच का, फिर आया डेनिश का, फिर आया फ्रांसीसी का, और इसमें आया स्वीडी। याद कर लीजिएगा, PVDTFS, PVDTFS याद कर लीजिएगा। ये स्थापना का। जबकि भारत में आगमन का पूछा जाता है तो PDTFS
BF याद कर लीजिएगा, ये आगमन का है। क्या है ये? तो आगमन का क्रम था। फिर से देख लीजिए, ये जो है किसका है? तो स्थापना का क्रम है, और ये आगमन का क्रम क्या होगा? PDBF। सबसे पहले आगमन हुआ पुर्तगाली का, फिर डैनिश का। बस ये क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि इधर बताएं प्रथम फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोला था ये, जबकि उससे पहले 1602 ही में आ गया था, खोल दिया था। फिर आया कौन सा? ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज आए, और फिर लास्ट में कौन आया? फ्रांसीसी आए। चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए 1698 ईस्वी में, कब? तो 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, कौन सा गांव? कितना गांव? तो 3 गांव। कब? 1698 ईस्वी में 3 गांव। कौन कौन गांव है? सुतातू, एक सेकेंड, सुतानुती, फिर कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी कितना में खरीद लिया था? 1200 रुपया भुगतान पर प्राप्त कर, और वहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? पहले तो 1698 ईस्वी में अंग्रेज जो था 3 गांव सुतानुती और कालीघाट गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपया भुगतान कर प्राप्त कर लिया, और वहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। उसके बाद कालांतर में यही क्या हुआ? कलकत्ता, ये कालीघाट जो है, जो कालांतर में कलकत्ता, जो आज कोलकाता नगर कहलाता है, जिसकी नींव कौन रखा था? यही जो है कालांतर में कलकत्ता बन गया। इसका नींव कौन रखा था? तो जॉर्ज चारनोक रखा था। जो आज कलकत्ता है, जो कालीघाट सब जो बना है, ये इसका नींव कौन रखा था? जॉर्ज चारनोक रखा था, जो कि आज पश्चिम बंगाल की राजधानी है। उसके बाद भारत में फ्रांसीसी का प्रथम कोठी फैक्ट्री कब? 1668 ईस्वी में स्थापित हुआ। स्थापना यहाँ देख लीजिए, स्थापना कब हुआ था? 1664 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ जो है प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित हुआ? 1668 ईस्वी में स्थापित हुआ था।